बिल्कुल यही बात है और मैं आपको असल में छेड़ता क्या हूँ, वो मैं चाहता ही हूँ कि आप बोलें और आपसे मैं वो बात बुलवाना चाहता हूँ जो आपके शायान शान हो क्योंकि मैं हिज़्ब मरातिब जानता हूँ, थोड़ा बहुत मुझे आता है। तो इसलिए उस चीज़ का मुझे ख़्याल रहता है कि कोई ऐसा सवाल ना करूँ जो आपके लेवल का ना हो। तो बहरहाल तो मैं सेकंड राउंड में आऊँगा और मैं चाहता हूँ कि एक रेफ़रेंडम आज कर लूँ अपने यहाँ और वो रेफ़रेंडम ये है कि मैं सबसे पहले अब्दुल वाहिद साहब पास आता हूँ कि क्या लग रहा है ईरान को क्या करना चाहिए और ईरान क्या कर सकता है? आज मैं इसी पे सबसे बस यही यही आज रेफ़रेंडम मेरा यही होगा कि ईरान को क्या करना चाहिए ऐसे हालात में और क्या क्या कर सकता है? ईरान की जो है सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जो डिटरेंस उसने शो किया है अब तक और जिस तरह से उसने हथियार नहीं डाले हैं, इसी इस्तिकामत का मुज़ाहरा उसको करना चाहिए। नंबर एक बात ये। जो एक न्यूज़ है आज तकरीबन सुबह से ही सर्कुलेशन में है, वो न्यूज़ ये है कि सदर पेज़ेश्कियान से डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन पे बात करने की कोशिश की और इन्होंने उससे बात करने से रिफ्यूज़ कर दिया। ये भी दिखाता है कि ईरान जो है किस हद तक जो है एक तरह से सब्र इस्तिकामत का मुज़ाहरा कर रहा है और वो हथियार डालने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं है क्योंकि ईरान ने पहले भी देखा है कि ये लोग किस तरह से धोखे दिए इन्होंने। इस जो लोग आज ईरान से डील करने की बातें कर रहे हैं कि भाई ईरान डील करे, भाई ईरान ने तो बाकायदे मुआहदा किया था। मुआहदा ईरान ने नहीं तोड़ा है, मुआहदा अमरीका ने तोड़ा है, मुआहदा डोनाल्ड ट्रंप ने तोड़ा है, तो सजा मिलनी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को। इसके लिए ईरान दोषी नहीं है। तो ईरान का इस वक्त जो कुछ है वो बिल्कुल सही है रवैया, और ईरान का ये बोलना कि हम मिसाइल रिजीम पे और जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है उस पे ये बिल्कुल जो है हम बात नहीं करेंगे, बिल्कुल सही बात है क्योंकि यूक्रेन वगैरह सबका मामला सामने है। अगर अपनी मिसाइल रिजीम से ईरान बाहर हो गया या वो नेगोशिएशन के टेबल पे ले आया, कोई कंप्रोमाइज कर लिया उसने यूएस से, तो भाई आगे ईरान के सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन देगा? और दूसरी बात ये आप देखिए कि अभी 3 दिन पहले वहां फिर जो है प्रोटेस्ट वगैरह करने की कोशिश की है यूएस वगैरह ने। तो इनके अभी भी बहुत सारे जो है वो सारे के सारे जो है इनके वो बहुत सारे गैंग्स और ये सब अभी भी मौजूद हैं और ये हर कंट्री के अंदर मौजूद हैं इनके। तो उनसे बहुत होशियारी के साथ तो ईरान को चाहिए ये कि वो दाखिली सतह पर बहुत ही क्लोज एक वॉच रखने की है ज़रूरत के अंदर जो भी हो रहा है, और दूसरा एक्सटर्नली जो है डिटरेंस दिखाने की है ज़रूरत, और किसी उससे जो है इस वक्त ईरान का अपर हैंड है और उसको बिल्कुल किसी भी तरह का कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो है आपको याद होगा जॉन एलिया का गालिबन शेर है या फिर किसी शायर का कि इश्क तो सर ही मांगता है मियाँ, इश्क पर करबला का साया है। तो करबला वाले किसी से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं जी। बहुत ही शानदार, बहुत ही बिल्कुल आप समझ लीजिए कि कॉम्पैक्ट जो है गुफ्तगू की है। मैं मेजर जनरल साहब से भी यही सवाल कि ईरान को क्या करना चाहिए और ईरान क्या कर सकता है अगर अटैक करता है अमेरिका या जिस तरह का माहौल बना रहा है, तो वो क्या कर सकता है और क्या करना चाहिए अभी ईरान को? देखिए, पहले तो मैं अब्दुल वाहिद भाई साहब की बात से पूरी तरह एग्री करता हूँ। इन्होंने जो बात कही, ईरान को वही करना चाहिए। मेरी नज़र में 2-3 तरीके हैं जो पॉइंट फॉर्म में मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो पहली चीज़ ये है कि देखिए, ईरान के साथ जो इश्यू था वो न्यूक्लियर का था। वही न्यूक्लियर का इश्यू रहना चाहिए। जब यूनिलैटरली अमेरिका ने इस डील को कैंसल कर दिया था, उसके बाद भी ईरानियन गवर्नमेंट जो थी, वो खुलूस दिल से इसके ऊपर बात करने को तैयार थी। वो आज भी न्यूक्लियर इशू के ऊपर उनसे बात करने को तैयार हैं। वो ये कहते हैं कि हम न्यूक्लियर एटॉमिक बम नहीं बनाएंगे और हम ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है, इसका इस्तेमाल अपने सिविलियन पर्पसेस के लिए करेंगे। उन्हें यही अपनी लाइन रखनी चाहिए, इसी लाइन के ऊपर नेगोशिएट करना चाहिए। और जो बाकी 2 इश्यूज़ जो इज़राइल या नेतन्याहू इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो बातचीत में शामिल किए जाएँ, किसी भी सूरत में उन इश्यूज़ को बातचीत में शामिल ना करें, नंबर 1।
नंबर 2 ये कि जो आस-पास के खित्ते के मुल्क हैं, मैंने पहले भी आपसे मेरे असेसमेंट में ये बतलाया था कि इस 2 साला जंग में अमेरिका की पावर एक्सपोज़ हुई है। ना सिर्फ़ इज़राइल की बल्कि अमेरिका की भी। और इस खित्ते के जो मुल्क हैं, वो पहले अमेरिकन प्रोटेक्शन चाहते थे, अमेरिकन अम्ब्रेला चाहते थे अपनी सिक्योरिटी के लिए। लेकिन अब उन्हें ये लग रहा है कि जो इज़राइल और अमेरिका, जिस तरह से राशिद भाई ने भी बताया कि उन्होंने इस जंग के दौरान जिस तरह से जिनोसाइड की है, वो सारी दुनिया ने देखा है और जो वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन है, वो इज़राइल के अगेंस्ट टर्न हो चुका है। ना सिर्फ बाकी सारी दुनिया में बल्कि खुद अमेरिका के अंदर। और इसका सबसे बड़ा सबूत है ज़ोहरान ममदानी की जीत। मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था उनके फादर का, ममदानी साहब का। उनसे सवाल किया गया कि आपके बेटे की जीत का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा उसकी जीत के 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि अफोर्डेबिलिटी जो उन्होंने न्यूयॉर्क के लोगों के लिए की, लेकिन उससे भी बड़ा कारण ये है कि जो उसने इज़राइल के अगेंस्ट स्टैंड लिया न्यूयॉर्क शहर में और उस पे कायम रहा, ये उसकी जीत का एक बहुत बड़ा कारण है। तो आप ये समझ लें जब अमेरिका जैसे देश में, जहाँ इज़राइल के बाद न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा यहूदी पाए जाते हैं, अगर वहाँ एंटी इज़राइल स्टैंड के ऊपर एक बंदा मेयर बन सकता है, तो अमेरिका में पब्लिक ओपिनियन किस हद तक इज़राइल के अगेंस्ट टर्न हो गया है। तो ईरान को चाहिए कि इस सेंटीमेंट को अपने फेवर में मोबिलाइज करे और जो इस खित्ते के मुल्क हैं उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि अब अमेरिका तुम्हें इस पोजीशन में नहीं है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, इसीलिए वो अपनी सिक्योरिटी के ऑल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ रहे हैं। और उसमें एक सबसे बड़ा जो सोर्स ये है कि ईरान ने और हमने यहीं रहना, वो ईरान से अपने रिश्ते सुधार रहे हैं। ये एक उसका बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम शिफ्टिंग जियोपॉलिटिक्स और मिलिट्री बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं। इसके बाद ही वो अपना कोई पाकिस्तान के साथ पैक्ट कर रहा है, कोई तुर्की के साथ क्लोज आ रहा है। सिर्फ एक मुल्क है जो इजराइल के करीब जा रहा है और वो है यूएई। तो फिलहाल ये तब्दीलियां इस खित्ते के अंदर इस तरह से आ रही हैं और ईरानी सरकार को इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन के साथ साथ इस खित्ते के लोगों को उनकी जो मेंटल आज की कैफियत है उसे देखते हुए अपनी तरफ लाना चाहिए, जोड़ना चाहिए। नंबर 3 जो उसके बड़े इत्तेहादी हैं, रशिया और चाइना, उनके जितनी भी उनसे मदद हो सकती है उनसे वो मदद ले, अपने जंग की तैयारी में किसी भी तरह की कोई कोताही ना होने दे और पूरी तरह से अलर्ट रहें। और जैसा मैं पढ़ रहा था कि ईरानी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से ऐसे इंस्ट्रक्शंस गए हैं कि 4 चेन ऑफ कमांड तक तय कर दिए गए हैं कि अगर ये किसी तरह से हलाक हो गए तो उसके बाद दूसरे नंबर पे ये, दूसरे हो गए तो तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये। तो उन्होंने जो अपनी तैयारी की है उसी तरह उस पे मुस्तहकम रहें, बातचीत का रास्ता खुला रखें। और मुझे अभी भी, जैसा मैं कहता हूँ कि ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है, मेरी समझ से अगर अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर कोई भी थोड़े से भी दिमाग का बंदा बैठा होगा तो वो इस हमले को कभी नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो अंजाम है वो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। इसमें जो ये अपने ऑब्जेक्टिव चाहते हैं उनके हासिल होने की कोई गारंटी नहीं है। ये मेरा फिलहाल असेसमेंट है और ये मेरा, मैं समझता हूँ कि ईरानी सरकार को इसी तरह अमल पैरा रहना चाहिए और पब्लिक ओपिनियन अपने फेवर में करना चाहिए, पूरी दुनिया का, इस खित्ते का और अपने इत्तेहादियों का। जी मुमताज भाई। तो ये बड़ी अच्छी बातें देखिए आ रही हैं और मैं समझता हूँ कि बातें वहां तक पहुंचेंगी भी। बहुत ही जबरदस्त पैनल है इस वक्त। तो मैं अब राशिद रिजवी साहब पास भी मैं इसी सवाल को लेकर के हाजिर होऊंगा कि आप क्या सोचते हैं कि ईरान को क्या करना चाहिए और ईरान क्या कर सकता है। मैं इसी पे मैं चाहता हूं कि आज ये रेफरेंडम के तौर पे आज किया जाए। जी। मुमताज भाई देखिए, ईरान को जो करना चाहिए वो बहुत खूबसूरती से कर रहा है। अब आप ये देखिए, उसने अरब मुल्कों को अपने तरफ झुकाया, उसने
दुनिया की आवाम को ये आईना दिखा दिया कि इजराइल क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है। तीसरा, इसने वहीं से बात शुरू की जहां पे बात खत्म हुई थी, जब इजराइल ने हमला कर दिया था, और उसने एक टॉपिक भी वही रखा कि जिस टॉपिक पे बात हो रही थी उसी टॉपिक की बात होगी, नया कोई टॉपिक ऐड नहीं होगा। अमेरिका की हर चाल का बहुत खूबसूरती से जवाब उन्होंने अपना अब्राहम लिंकन भेजा। जैसे अनाउंसमेंट हुआ अब्राहम लिंकन आ रहा है, इन्होंने पहले उसी वक्त ऐलान कर दिया कि सेकेंड या थर्ड वीक में हमारी रशिया की और चाइना की ज्वाइंट ड्रिल होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। तो वो अब्राहम लिंकन जब उन्होंने अपना भेजा एक दबाव बनाने के लिए कि ईरान डर जाएगा, ईरान ने अमेरिका के ऊपर फिर दबाव बना दिया कि तुम्हारा एक अब्राहम लिंकन आया है, यहाँ पर रशिया का भी एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि चाइना को आना था, चाइना किसी भी वजह से नहीं आ पाया या उसका अपना क्या मैटर रहा हो। तो वहां पर इन्होंने एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। अब आप ये सोचिए कि कई घंटे तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक रहा, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी किसको खोलो, हमारे शिप खड़े हैं। कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट पूरा सपोर्ट था अरब देशों का भी, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि अरब देश में वालों को ईरान से बड़ी मोहब्बत हो गई है, अब वो जान गए हैं कि हमको हमारे वजूद की लड़ाई अगर लड़ना है तो ईरान के सहारे ही लड़ सकते हैं, वरना जिस तरीके से कब्जा किया हुआ है उनका एयरबेस, एग्रीमेंट के ही सही, हम तो कहते हैं कतर या सऊदी अरब या बहरीन या ओमान, कोई भी कह दे 24 घंटे में खाली करो, अगर अमेरिका खाली कर देगा तो मैं डिबेट में आना बंद कर दूंगा। वो खुद कमजोर करना चाहते हैं। तो ईरान जो स्ट्रेटेजी बना के चल रहा है मुमताज भाई, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही लॉजिकल है। देखिए, अमेरिका, ईरान ने जो भी चीजें प्लान की है लॉजिक पे की है, उनके पास मैजिक वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, हर चीज से बहुत लॉजिकल लेकर चले। आर्मी की कई लेयर बना दिया, लीडरशिप की कई लेयर बना दिया कि ये मारे जाएंगे, तो ये IRGC में भी कई लेयर बन गई है। तो अब ये है कि अगर ये अवेलेबल नहीं है तो नंबर 3 से कमांड लो, नंबर 3 अवेलेबल नहीं है तो नंबर 4 से कमांड लो। ये नहीं होना चाहिए कि वो नमाज पढ़ रहे थे, हम वेट कर रहे थे। आपके पास ये सारी चीजें हैं, तो इस स्ट्रेटेजी से खुद घबराया हुआ है, खुद डरा हुआ है अमेरिका। ईरान जानता है कि अगर हम मरेंगे भी तो भी लोग हमारी भलाई की चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने किसी भी एंगल पर कहीं पर कुछ गलत नहीं किया। क्यों मुमताज भाई? ये सही है। और ईरान क्या कर सकता है उस पे बहुत कम लोग बोल रहे हैं। पता नहीं वो क्या करना चाहिए उस पे तो बोल रहे हैं, लेकिन क्या कर सकता है से मेरी मुराद शायद, चलिए अब आज टाल जाते हैं। मैंने असल में मिलिट्री पावर की तरफ मैं चाहता था कि आप लोग, कि अगर अटैक करता है तो, हालांकि इस पे बात हुई लेकिन फिर भी मैं चाहता था, लेकिन चलिए कल इस पे और बात कर लेंगे। वाहिद साहब कुछ कहना चाहते हैं? कह ले वाहिद साहब, फिर मैं सदारती तकरीर के लिए और दुआ के लिए। देखिए, ऐसा है कि मैंने कई बार बोला है, क्लियर कट ये है कि ईरान अगर कुछ न करे, सिर्फ जितने शिप उसके खराब हैं सिर्फ उसको डंप कर दे आबनाए हुर्मुज में, तो वो इनका पूरा 20% का एनर्जी और ये ऑयल वगैरह का सारा बंद कर देगा। तो ईरान के पास तो तुरुप का वो पत्ता है कि उसको न ड्रोन इस्तेमाल करना है, न मिसाइल इस्तेमाल करना है, वो कुछ न करे, अपने खराब पड़े हुए जितने शिप हैं सिर्फ उसको अपनाए हुर्मुज में डंप कर दे, तो ये पूरे के पूरे यूरोप वगैरह ये सारे, भाई यूरोप के पास कहाँ ऑयल है? भाई अमेरिका जो है ठीक है, लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का, लेकिन अमेरिका सिर्फ अपना चला ले, पूरे वर्ल्ड को और पूरे यूरोप को सप्लाई देना और ये सब जो है
तो भाई मेजर ट्रेड का और ऑयल वगैरह का और एनर्जी का आबनाए हुर्मुज है। तो अगर उसको जो है, तो ईरान तो इस वक्त ऐसी जगह बैठा हुआ है कि भाई ईरान वो कोई वेनेजुएला वगैरह नहीं है और न मैक्सिको है कि जहां अभी कल जो है एक ड्रग माफिया को मार दिया तो वहां मालूम हुआ कि 100-150 से ज्यादा लोग मार दिए गए, दंगे हो गए शहर में। सब हर मुल्क जो है एक तरह से एडवाइजरी जारी हो रही है कि भाई साहब मैक्सिको मत जाइए, अपने घरों में रहिए, ये कीजिए वो कीजिए। तो जो कंट्री एक मामूली ड्रग जो है सरगना को संभाल नहीं पा रहा है, तो वो अमेरिका वगैरह देखें। और नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त इतनी उसमें नहीं है। अमेरिका अगर इस बार वार में जाएगा तो सब कुछ अमेरिका को ही खर्च करना पड़ेगा A to Z। तो जिस कंट्री के पास अपने एम्प्लॉइज को पैसे मतलब सैलरी देने के लिए ना हो, कांग्रेस ने उनको अप्रूवल नहीं दिया। कांग्रेस का मतलब अमेरिकन पार्लियामेंट, कुछ लोग कांग्रेस का मतलब भारत वाली कांग्रेस पार्टी। तो वो जो है, तो अगर कांग्रेस से भी नहीं मिला है अप्रूवल उनको, तो आप बताइए, अभी मिड टर्म पोल होंगे, अभी आप देखते जाइए क्या क्या होता है। तो ईरान के पास तो इतने सारे हैं पत्ते कि वो तो मिसाइल वगैरह सब बहुत बात की बात है, बहुत दूर की बात है। अभी जो है 2-3 दिन पहले सिर्फ 3 घंटे के लिए रोका था ईरान ने। अमेरिका को समझ में नहीं आया कि मुझे करना क्या है। तो ईरान के पास तो ये सब है जी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा मुमताज भाई, एक बस पॉइंट में बोलना चाहता हूँ आपके सभी सुनने वालों के लिए। भाई जनरल आपने साहब कौन पूछा रोक था कि सकता है, नहीं नहीं, बताइए। अमेरिका को जनरल क्या करना साहब चाहिए, को जस्ट एक पॉइंट। जी अगर जी मैं जी जी। खामनाई साहब की जगह बैठा होता, मेरी मिलिट्री को ये ऑर्डर होता कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हर सूरत में तुमने अब्राहम लिंकन को डुबाना है, हिट इट एंड सिंक इट। ये तुम्हारे लिए पहला हुक्म है, ये मेरा। और अगर ईरान की फौज ने ये काम कर दिखाया, उसका इतना बड़ा साइकोलॉजिकल असर पड़ेगा कि अमेरिकन मिलिट्री उससे फिर उबर नहीं सकती। जी मुमताज भाई। नहीं नहीं, और ये जो आपने बात कही है, ये खामनाई साहब कह चुके हैं, कल ही वो आया है। खामनाई साहब ने कहा कि इसको तो हम पहली फुर्सत में कब्रिस्तान बना देंगे। ये जितना अब्राहम लिंकन की ताकत दिखाते हैं, तो उनको ये नहीं पता कि इसको मारने की ताकत हमारे पास कितनी है। ये कल ही आया है। अब राशिद साहब भी दायरे के ये हर रेफरेंडम है। सदर साहब, आप जो है चूंकि सदर है, तो इनको सबको इजाजत है ना। सदर साहब, लग रहा फिर नेटवर्क चला गया क्या? अच्छा जी देखिए मुमताज भाई, जो सवाल आपने किया है अभी, ये जवाब बहुत दिनों से पहले से ही ईरान दे रहा है कि ईरान को क्या करना चाहिए। ईरान ने कहा है हमला करोगे तो हम तुमको तबाह कर देंगे, तुम्हारे एयरबेस उड़ा देंगे, तुम्हारे इनको डुबा देंगे, इसराइल को तबाह कर देंगे। ये ऑलरेडी ईरान बोल ही रहा है पहले से, नहीं उसमें नहीं, हम लोग ईरान क्या तो कह बोले। रहा है, नहीं नहीं, ईरान तो कह रहा है, लेकिन हम खुद जो है एक अवामी रेफरेंडम, भाई एक तो होता है गवर्नमेंट कह रही, एक ये होता है कि अवाम कह रहा है, एक ये होता है कि वर्ल्ड में क्या सोच रहे हैं लोग। तो उस एतबार से हम ये चाह रहे थे कि उस आज जो एतबार से है, दो चीज है, अगर आप हाँ जानना तो, चाहेंगे तो हाँ ईरान क्या वही चीज करेगा। है। बाकी तो अभी अभी देखिए ना, मैं अभी जो बार बार एक वीडियो आपके चला रहा हूं, वो साथ में क्यों चला रहा हूं, वो स्टेटमेंट भी तो आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे देखिए, ऐसा थोड़ी कि नजर नहीं, देखिए आप, ये इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें साफ साफ मैं जो चला रहा हूं, वी विल डिफेंड अवर बिलव्ड ईरान अगेंस्ट द एनिमी विथ ऑल अवर माइटी आर्मी चीफ। तो वो तो मैं दिखा रहा हूं, लेकिन बात उनकी नहीं है कि वो क्या सोचते हैं। बात यह है कि एक आम कॉमन मैन वो क्या सोच रहा है, मैं उसके लिए रेफरेंडम चाह रहा था। मुमताज जी भाई सिर्फ दो चीज हो जाएगी, दो चीज हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। एक तो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर पर जबरदस्त अटैक, पहले राउंड में ड्रोन के, दूसरे राउंड में मिसाइल के, और एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ इजराइल पर अटैक, हाईवी अटैक। ये अटैक 2 से 3 दिन अगर ईरान ने कर दिया पहले राउंड में, उसने अपर हैंड कर लिया, तो आप ये देखिएगा कि आज नहीं, आज से 100 साल तक अमेरिका कभी ईरान पर हमला करने की नहीं सोचेगा। जी मुमताज भाई। और देखिए, जब हमारे जनरल साहब बैठे हों, तो जनरल साहब ने जो बात कही कि अगर मैं होता, या मैं सपोज दैट, तो मैं क्या कहता। तो सबसे पहले
तो वही बात है, देखिए यही चीज़ है ना कि भई किस तरह से लोग सोचते हैं। हमारे सदर साहब आ गए, उनका बार-बार नेटवर्क चला जाता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब मैं सदारती तकरीर के लिए जनाब फिरोज़ बख्त अहमद साहब से गुज़ारिश करूँगा कि वो तो सब सवाल सुन ही चुके हैं। मैं उनसे चाहता हूँ कि वो ज़रा जो है इस पे रोशनी डालते हुए और बहुत इख्तिसार से जी, सदर साहब। जी, जी, शुक्रिया। देखिए डॉक्टर मुमताज़, सबसे बड़ा जो मुअम्मा है इस वक़्त पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ़ ईरान या मिडल ईस्ट के लिए नहीं, वो ये है कि अमेरिका क्या करता है, कब अटैक करता है या नहीं करता है, और ईरान का क्या जवाब रहेगा। अभी सभी ने, हमारे दोस्तों ने, अब्दुल साहब हों, सभी ने ईरान की इस बात की तारीफ करी कि उसमें ज़रा सी भी फिसलन नहीं पाई गई। मतलब ये है कि ईरान ने बिल्कुल भी जैसे ये कोई एग्रीमेंट नहीं किया कि अमेरिका से डर के, जैसे अरब ममालिक एग्रीमेंट कर लेते हैं, चलो ठीक है हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, जो भी शराइत है उनके शराइत मान लेता। यहाँ मसला ये है डॉक्टर मुमताज, कि अगर ईरान इनकी कोई शराइत एज पार्ट ऑफ गुडविल मान भी लेता है, मान लो अपने एटॉमिक जो प्रोग्राम है उसको थोड़ा कंट्रोल कर लेता है, उसको खत्म कर लेता है, कुछ भी कर लेता है, या ये जो प्रॉक्सीज हैं इनकी मदद नहीं करता है, या फिर ये है कि जो भी उनकी ईरान से ये है कि भाई अपने मिसाइल्स कम करो या मिसाइल्स, अगर ईरान इनमें से कोई भी बात मान लेता है, एक या दो या तीन या सारी या कुछ, तो जैसे ईरान ये करेगा ना, उसी वक्त इसराइल और अमेरिका मिलके ईरान के ऊपर चढ़ जाएंगे। ये जैसे हम, अब है ना, कोई बहुत शरारती बच्चा होता था क्लास में, तो कहा जाता था कि भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो अमेरिका और इसराइल की वही खसलत है। तो ईरान तो हमेशा से एक पुराना मुल्क है, तारीख है उसकी, हमेशा से वो नर्म गोई से हर मुल्क से पेश आया है, लेकिन यहाँ पे जो उसका रवैया है वो बिल्कुल यानी टिट फॉर टैट है। जैसा ही उसके साथ ईरान बना रहे, रचा बसा रहे, या तबाह हो या कुछ हो, ईरान खड़ा रहेगा। और ईरान ये असेस कर रहा है अभी कि ये कौन सी अटैक करेगा, अरब कौन कौन सी बेसिस से अटैक करेगा। तो अब अरब ने जो कह दिया कि हम अपनी स्पेस नहीं देंगे, तो अब इसने सारा अपना 50% जो स्ट्रेटेजिक पावर है अमेरिका की, आप मैंने कहीं पढ़ा था और ये मैंने इसका असेसमेंट भी लिया था कि 50% जो जंगी पावर है अमेरिका की, वो लाके इन्होंने ईरान के खिलाफ जो है खड़ी कर दी है। बताइए, ये अल्लाह ना करे अगर जंग होती है तो इसमें ईरान विल नॉट बी अ सिटिंग डक, लाइक मडूरो का जो मामला था, या इराक का था सद्दाम हुसैन के साथ, या मुल्ला उमर वगैरह के साथ था अफगानिस्तान में। ईरान बड़ी जमा मर्दी के साथ, और वही जैसे अभी बात कही, एक शेर भी पढ़ा था हमारे अब्दुल वाहिद साहब ने, कि उन्हीं क्वालिटीज के साथ लड़ेगा जंग जो हजरत इमाम हुसैन की क्वालिटीज हैं। और कितना असला है कितना नहीं है, लेकिन जो हजरत इमाम हुसैन वाला हौसला है, मैं जबानी जमा खर्च नहीं कर रहा, आई मीन इट, वो हौसला ईरान में है। और पता नहीं कि वो इसराइल और अमेरिका दोनों को ले डूबे। आप आप मजाक कर रहे होंगे, कई लोग उड़ा रहे होंगे मेरा, जो मेरी बात से मुत्तफिक नहीं है। अरे ईरान क्या है अमेरिका के सामने? चूसू का मुरब्बा। बस ये गलत फहमी अगर पाल लिया अमेरिका ने तो बहुत अच्छा होगा, और उसके बाद जो उसको जवाब मिलेगा तो एक नई तारीख बनेगी, नया जियो पॉलिटिक्स होगी, नया ऑर्डर बनेगा। और साथ ही साथ मैं दुआ भी कर देता हूँ
कि देखिए हमेशा से हमने यही दुआ की है कि जंग किसी के बीच में भी नहीं हो, ममालिक के बीच में नहीं हो, ठीक है? एक ही मुल्क के अंदर जो अलग-अलग फ़िरक़े हैं उनके बीच में नहीं हो, मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं उनके बीच में नहीं हो, और जो वसुधैव कुटुंबकम वाली बात मोहल्लों में नहीं हो, अपने घर में नहीं हो, ठीक है? तो जंग कहीं भी ठीक नहीं है। हम जब ये कहते हैं कि जंग ना हो ईरान और अमेरिका के बीच, हम हर छोटी-बड़ी जंग, बल्कि जो आर्गुमेंट्स भी होते हैं, हीटेड आर्गुमेंट्स, हम उनके लिए भी दुआ यही करते हैं, हर जगह ठंडक रहे। तो हम यही दुआ करते हैं कि जंग हुई तो बड़ी तबाही होगी, और ईरान का जो नुकसान होगा वो तो होगा। ईरान तो एक शहादत के उस पे बैठा है ना, जज़्बे में। ईरान डर नहीं रहा है, ईरान शहीद होने के लिए तैयार है। बल्कि कहीं एक कमेंट मैंने पढ़ा था, आपका कमेंट आया था, ईरान कह रहा है आओ, आओ अटैक करो, ताकि हमें मौका मिले अपने सारे तो मतलब जो तुमने हमें दबा रखा है इतने दिनों से, 45 साल से, ईरान पूरा गुबार निकालेगा, ठीक है? मैं ईरान ठीक है, ईरान की मैं हिमायत इसलिए नहीं कर रहा कि कुछ सौदा नहीं है, ईरान के पास पूरा सौदा है, ठीक है? लेकिन बावजूद इसके हम यही दुआ करते हैं कि ना तो अमेरिका ईरान पे अटैक करे, और ना ही अपना पूरा सौदा, पूरा मामला जो है ईरान अपने इस्तेमाल करे, क्योंकि ईरान ने पूरा पूरा अपना कुमक इस्तेमाल कर ली, पूरे अपने मिसाइल्स, ड्रोन्स इस्तेमाल कर लिए। तो अरब नेशंस अगर देखिए बेसिस में तो अटैक करेगा ईरान, अगर इसके ऊपर अटैक हुआ। 20 शहरों को एयर मार्क किया हुआ है अमेरिका ने, अलग-अलग बेसिस से, स्पेशली जो यूरोपियन बेसिस है, कोई जर्मनी, यूके वगैरह। तो ईरान भी छोड़ने वाला नहीं है। कोई अजब नहीं कि जैसे मैचेस होते हैं T20 वनडे मैचेस, कोई ऐसी टीम जीत जाती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता ये जीतेगी। तो क्या खबर ईरान के साथ भी ऐसा ही हो? जी डॉक्टर मुमताज। बिल्कुल सही है। और नसीरुद्दीन साहब ने लिखा है कि भाई अपने अंदर के हमलों को भी रोकना चाहिए ईरान को। और उन्होंने बड़ी आजिज़ी से लिखा कि कुछ हम लोगों के भी कमेंट ले लीजिए अगर मुनासिब हो तो। नहीं भाई, मैं सबके कमेंट लेता हूँ, सबके पढ़ नहीं पाता हूँ, वरना स्क्रीन पे तो मैं सारे कमेंट्स जो हैं वो दे देता हूँ, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और आप लोगों की मौजूदगी अ, हम लोगों को इतनी देर तक बातचीत करने का हौसला देती है। तो मैं व्यूअर का तो बहुत एहतराम करता हूँ, और ख़ास तौर से उनका कि जो लोग कमेंट्स करते हैं और अपनी एक मौजूदगी दर्ज कराते हैं। मैं सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ास तौर से व्यूअर का सबसे पहले मैं, क्योंकि भई बाकी लोग तो चलिए स्क्रीन पे हैं, दिख रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं दिख रहे हैं वो भी डेढ़ घंटे, 1 घंटे 34 मिनट। और मैं राशिद साहब, जनरल साहब, वाहिद साहब, बख्श साहब, मैं आपको बताऊँ, लोग 10-15 मिनट पहले से बैठ करके कमेंट शुरू कर देते हैं। कभी देखिए कि प्रोग्राम नहीं शुरू होता और कमेंट्स आने लगते हैं, तो ये जो जज़्बा है, कमिटमेंट है कि जिसकी वजह से मैं भी मतलब मजबूरी में ही छूटता होगा या लेट होता है, वरना मैं इसे छोड़ता नहीं हूँ। अच्छा सदर साहब फिर कुछ कह दीजिए, बहुत टाइम हो गया है। राशिद साहब जो है दूसरी जगह हैं कहीं। मेजर साहब इसीलिए आते नहीं है। मेजर साहब जो है कहेंगे मुमताज़ के हाँ यहाँ डॉक्टर जाने साहब, का मतलब है 1.5-2 घंटा, तो वो रहने दो भैया। जी, नहीं ऐसा है डॉक्टर मुमताज, ऐसा है कि हम लोग तो जो भी हमारे दिल के अंदर, चाहे गुबार कह लीजिए, एहसासात हैं, ख़यालात हैं, हम तो उनकी अक्कासी कर देते हैं, ठीक है? बोल के कर देते हैं। लेकिन शाबाश है आपके तमाम जो सामाईन हैं, जुड़े हुए हैं, वो खामोशी के साथ सुनते हैं। और जो भी ये है कि ये बहुत बड़ा काम है, हम तो बोल लेते हैं, लेकिन जो बिना बोले सुन रहा है, उसको तो मैं सलाम करता हूँ। और 1 घंटे, डेढ़ घंटे, 2 घंटे बहुत बड़ी बात है। तो हमारे प्रोग्राम का जो ये प्रोग्राम है इंटरनेशनल जो है, उसका 50,000 डेली एवरेज है। क्योंकि मैं इसको अलग-अलग भी बाइट करके डालता हूँ और उसे भी लोग देखते हैं, और मैं इसको लाइव भी चला देता हूँ, तो ये लाइव पूरा जो है वो चलता रहता है। तो जो लोग आज नहीं देख पाते हैं, वो कल देख लेते हैं। तो कुल मिला कर के तो अगर इतने लोग देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत, और कई बार तो और इससे ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन मैं इसके बावजूद, मेरे लिए तो अगर 10 लोग हों, तो वो भी
काबिल एहतराम है। हमने कभी इसकी परवाह नहीं की है, क्योंकि हमारा काम है चीज़ों को प्रोड्यूस करना, ठीक है? बाकी काम जो है वो दूसरों का है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया मेजर जनरल साहब आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया अब्दुल वाहिद साहब, राशिद रिजवी साहब, एडवोकेट राशिद रिजवी साहब और फिरोज बख्त अहमद साहब, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। तमाम व्यूअर का भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप सब हमसे जुड़े, हमसे बातें की और अल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे, फिर आपसे बातचीत करेंगे। दूसरों को हटाने के चक्कर में मैं भी हट गया था, तो ख्याल नहीं रहा। तो बहरहाल बहुत-बहुत शुक्रिया और लाइक जो जिन लोगों ने नहीं किया वो ज़रूर लाइक करके जाएँ। लाइक करने का बड़ा बेनिफिट होता है, शुरू में भी कर दिया कीजिए, उसमें कंजूसी ना करें जिन लोगों ने नहीं किया है और जॉइन भी अगर हमें कर लें, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मुमताज़ एमएमसी न्यूज़ इंडिया को अगर आप लोग जॉइन कर लें, तो बहुत-बहुत शुक्रिया। शब ब खैर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। गुड नाइट।